स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद निर्माण का भाग 2। ये हमारे सोशल साइंस चैप्टर क्लास 10th का सेकंड पार्ट है। ओके, आई होप आपने इसके पहले वाला वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रारंभिक चरणों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण भाग 2। अब अगर हम देखते हैं कि 18वीं सदी में यूरोप के नक्शे में वैसे तो कई राष्ट्र आज शामिल हैं। जैसे आज यूरोप में टोटल 44 कंट्रीज़ आती है जो पूरे यूरोप में शामिल है, पर उस समय में ये राष्ट्र नहीं हुआ करते थे जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं। तब ये राजशाहियों, डचियों और कैंटनों इन सब में बटे हुए थे। राजशाही मतलब राजा राज करते थे, डच यानी कि डच लोग राज करते थे, कैंटन्स राज करते थे। ठीक है, इनके हाथों में, शासकों के हाथों में स्वायत्त क्षेत्र थे, यानी कि इनके पूरे प्रभुत्व में थे। निरंकुश शासन था। इन इलाकों में कई तरह के लोग रहते थे जो आपस में सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति के भागीदार नहीं थे। अक्सर वे अपने आप को अलग अलग मानते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग जातियों में बटे हुए थे। अब उदाहरण के तौर पर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक बहुत सा उदाहरण है। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी पर जो शासन करने वाले हैब्सबर्ग साम्राज्य थे वो अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूह को जोड़कर बना था। इनमें एल्प्स के टिट्रोल, ऑस्ट्रिया और सुडनलैंड जैसे इलाके, साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। और यहाँ के जो कुलीन वर्ग थे, स्पेशली याद रखना कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोलते थे ज़्यादा। और हैब्सबर्ग साम्राज्य, ठीक है, और लैम्बर्डी, वेनेशिया, ये लोग क्या बोलते थे? इतावली भाषा बोलते थे। हंगरी में आधे लोग तो म्यांमार भाषा और बाकी लोग अलग अलग तरह की बोलियां, मतलब कोई मिक्स बोलियां बोलने का प्रचलन था। गैलिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश बोला करते थे। इन प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखा के अंदर जितने भी भारी संख्या में खेती करने वाले लोग भी रहा करते थे और कुलीन लोग बहुत कम हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलीन वर्ग और उनका मध्यम वर्ग से रिश्ता। अब सामाजिक यानी सोशल और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल फॉर्म में ज़मीनी तौर पर तो कुलीन वर्ग बहुत यूरोपियन साम्राज्य में एक प्रभावशाली वर्ग था। प्रभावशाली वर्ग मतलब जिसके पास पावर थी, पैसा था, आदि आदि। इस वर्ग के लोग क्या करते थे? एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। जैसे कि आजकल के हम जानते हैं, हमारे परिवार में अलग अलग टाइप के हम रूल्स बना लेते हैं, उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग हम अपने परिवार को चलाते हैं। वैसे ही ये वर्ग क्या हुआ करते थे? कुलीन, अपने आप को कुलीन मानते थे और एक प्रकार की जीवन शैली जीवन में जीते थे। अब बहुत सारे इलाके क्या थे? ग्रामीण इलाके भी थे। शहरी हवेलियाँ तो मालिकों की थी। उच्च वर्ग कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे, इसलिए फ्रेंच को रॉयल लैंग्वेज कहा गया है। अब इनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में बनकर आपस में जुड़ जाया करते थे। अब इतनी शक्ति होने के बाद भी एक प्रॉब्लम थी कि ये क्या थे? छोटे समूह में रहा करते थे, क्योंकि ज़्यादा कुलीन वर्ग है, कम संख्या में होते थे। जनसंख्या में ज़्यादा कौन थे? एग्रीकल्चर यानी कि कृषक, फार्मर। और पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में कौन थे? विशाल भूमि के मालिक जागीरों में बांटकर अपनी खेती करते थे। इसे भूदास खेती कहते हैं। हाँ, पश्चिम और मध्य यूरोप, जैसे यूरोप है, मान लीजिए यूरोप है, तो यूरोप का ये पश्चिमी भाग और ये मध्य भाग, इसमें क्या होता था? औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होने से शहरों का विकास हुआ। अब शहरों का विकास हुआ मतलब औद्योगिकरण हुआ। आपको पता है इंग्लैंड में औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था 18वीं सदी में, यानी उद्योगों का निर्माण स्टार्ट हो गया था और दूसरे भागों में आरंभ हुआ। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्य कुछ हिस्सों में 19वीं शताब्दी के दौरान औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ, यानी कि पिछड़ गए थे। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, जैसे श्रमिक वर्ग, काम करने वाले, मध्यम वर्ग के उद्योगपति, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों, इन सब से एक समूह बना। कुलीन जो वर्ग थे वो विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के लिए विचार लोकप्रिय हुए। अब उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? उदारवादी का मतलब क्या होता है? भैया उदार है। उदार मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट नहीं है,
है ना, मतलब लचीलापन होता है। तो यूरोप में 19वीं सदी मतलब 1800 से 1900 तक के बीच के समय को हम बोल रहे हैं 19वीं सदी। इस शुरुआत में राष्ट्रीय एकता संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद को इंग्लिश में बोलते हैं लिबरलिज्म। ये एक लिबर वर्ड से आया, जो कि एक लैटिन वर्ड था, हिंदी में लातिन बोल रहे हैं, जिसका अर्थ है आज़ाद। आज़ाद यानी कि उदारवाद मतलब आज़ादी। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्तियों के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। यानी भैया हम ये चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले, दूसरा हम कानून के समक्ष सब क्या हो, बराबर, ना कोई छोटा ना तो बड़ा, राजा होगा वो भी समान और मजदूर होगा वो भी एक समान। अब राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, ना कि किसी की परिवारवाद के दौरान कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं। तो उदारवादी ये मानते थे कि सरकार सबकी सहमति से बनना चाहिए। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। यानी कि उदारवाद ऐसा शासन मांगता था जिसमें ना तो पादरी हो, ना निरंकुश शासक हो, ना विशेषाधिकार हो, ठीक है, इसमें क्या हो, संविधान हो, संसदीय प्रतिनिधि हो, इसमें सरकार बने। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता भी निजी स्वामित्वता के ऊपर बल देते थे। यानी कि भैया मेरी प्रॉपर्टी मेरी रहेगी, इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करते हैं कि क्रांतिकारी जो फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का एक पहला राजनीतिक प्रयोग था। मतलब कि फ्रांस एक उदारवादी प्रजातंत्र के लिए लड़ने वाला शुरुआती देशों में कुछ एक था। इसमें संपत्ति किसके हाथ में हुआ करती थी, पुरुषों के हाथ में हुआ करती थी। और जो संपत्ति विहीन पुरुष और महिलाएं होती थी उनको राजनीतिक में कोई अधिकार दिया नहीं जाता था। यानी कि ना तो उनको वोट देने का अधिकार था, ना तो उनको राजनीतिक में कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार था। और पर थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन आया। इसके समय वयस्क पुरुषों को थोड़ा मताधिकार प्राप्त हुए। मगर नेपोलियन की जो संहिता आ गई, आपको पता है नेपोलियन आया था 1805 में। नेपोलियन ने क्या किया था, जीत लिया था यूरोप में, ठीक, यूरोप को जीत लिया था। तो नेपोलियन की संहिता पुनः समिति मताधिकार वापस आई। नेपोलियन ने बहुत अच्छे काम भी किए और उसमें महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। ये काम बेकार किया कि उन महिलाओं को पिताजी और पतियों के बीच में अधीन कर दे, भैया उनके अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा। संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध चला दिया कि भैया हम तो किसी अपने पिता के साथ भी नहीं, पिता के अंदर भी काम नहीं करें और अपने पति के उसमें भी काम ना करें, और संपत्ति विहीन पुरुष होते हैं वो भी भैया विरोध जताने लग गए। अब आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद भी आया। बाजारों की मुक्ति, चीज़ों तथा पूंजियों के आवागमन पर राज्य द्वारा जो कर लगाया जाता था, नियंत्रण लगाया जाता था, उसे खत्म करने के पक्ष में था। अब 19वीं सदी के दौरान जो मध्य वर्ग की एक जोरदार मांग हुई। आइए हम 19वीं सदी के कुछ पहले भाग में जर्मनी भाषी इलाकों का उदाहरण लेते हैं। नेपोलियन के जो प्रशासनिक कदम थे उनमें अनगिनत छोटे प्रदेशों से कम 39 राज्यों का एक महासंघ बना। कितने बेटा, 39 संघ राज्यों का संघ बना नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा थी, अपने नाप तोल थे। फिर 1833 में हैम्बर्ग से न्यूमबर्ग जा रहा एक माल बेचने वाला एक व्यापारी था। उसको 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। कितने बेटा, मतलब यहाँ से यहाँ जाना पड़ रहा है तो 11 टोल टैक्स से उसको गुजरना पड़ेगा। और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। और ये शुल्क अक्सर जिस कीमत की वस्तु थी उससे कहीं ज़्यादा हो जाया करता था। अब चूँकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तोल व्यवस्था थी, हिसाब लगाने में भी समय लगता था। कपड़े का पैमाना मान लीजिए LA था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती थी। अब एक LA कपड़ा कैम्फर्ट में खरीदा जाता था 54.7 सेंटीमीटर का, और मेज़ में इतना हो जाता था, न्यूमबर्ग में इतना हो जाता था, और फ्राइमबर्ग में इतना हो जाता था। ये तो गड़बड़ हो गई। तो ये प्रॉब्लम हो गई नेपोलियन के साथ। तो नए वाणिज्यिक वर्ग
ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते थे और एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहे थे कि भैया वस्तुओं, लोगों, पूंजियों की आवागमन में थोड़ा सा ये जो बाधाएं आ रही है इनको हटा दो ज़रा। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क महासंघ स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश जर्मनी राज्य शामिल हो गए। ठीक है, हम शामिल हो जाते हैं और ये सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं। इस संघ के शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले कितनी थी, पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई। रेलवे स्टार्ट हो गया था, आपको पता है 1853 के आसपास। ओके, आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकृत का सहायक बनाया गया। राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए, उसी से क्या होगा, राष्ट्र बनेगा। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद स्टार्ट हुआ। अब 1815 में नेपोलियन क्या हो गया, नेपोलियन हार गया। जो संयुक्त सरकारें थी, संयुक्त राज्य थे, उनसे नेपोलियन हार गया 1815 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। यूरोपियन सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। पता ही है तो आपको कि यूरोप के लोग बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थे। तो रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापना प्रारंभिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक कूच नीति, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। मतलब नेपोलियन क्या लाया था, थोड़ी सी उदारवादिता लाया था, पर ये फिर से रूढ़िवादी की तरफ जा रहे हैं यूरोपियन। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर को वापस नहीं जाना चाहते थे, कि उनको पता था कि भैया क्या क्या समस्याएं उस तरफ थी। तो नेपोलियन द्वारा जो शुरू किए गए परिवर्तन थे, उन्हें जान लिया था कि आधुनिकीकरण, राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम है। कौन, आधुनिकीकरण। और राज्यों को ताकत ज़्यादा किससे मिलेगी, कारगर और मजबूत किससे बनेगा, आधुनिकीकरण से। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवादी भूदासत्व की समाप्ति, यूरोप के निरंकुश शासक राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे। ये सब मिलके कौन कौन, आधुनिक सेना हो गई, कुशल कारीगर हो गए, नौकरशाही हो गई, अच्छी गतिशील अर्थव्यवस्था हो गई, ये सब मिलके क्या शक्ति प्रदान कर सकते थे। ऐसा वहाँ के रूढ़िवादी लोग सोचा करते थे। एक शब्द आया है यहाँ पर, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब ऐसे राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रीति रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देते हैं। जैसे हमारे घर में दादा दादी होते हैं, वो हमारी नई सोच को अपनाते नहीं, पर धीरे धीरे अपना लेते हैं। शुरू में तो आनाकानी करते, बाद में अपना लेते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। फिर 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया ऐसी यूरोपियन शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन को हराने वाली शक्तियों के नाम लिखिए। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। अब इन सारे देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। कहाँ मिले बेटा, वियना में। इस सम्मेलन यानी कांग्रेस की मेज़बानी किसने की, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने। इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इनमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार किया, जिसका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। वियना संधि कब हुई थी, 1815 में। 1815 में इस दौरान बहुत सारे बदलाव को ख़त्म करना चाहता था जो नेपाली युद्धों के दौरान हुए थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए जो बुर्बे वंश को सत्ता में वापस बहाल किया गया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया था जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। तो फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। इन सब राज्यों का आप यूरोप के मैप में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नीदरलैंड स्थापित कर दिया गया, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था। दक्षिण में पिडामट, जेनोआ जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 29 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। इंपॉर्टेंट है। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि राजतंत्रों की बहाली था, जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। इम्पोर्टेंट था कि नेपोलियन ने क्या किया, सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, राजतंत्र को बहाल मतलब बर्खास्त कर दिया था, और इन लोगों ने फिर से बहाल करना चाहा। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं क्या थी, निरंकुश थी।
वे आलोचनाओं और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये वही रूढ़िवादी शासन है जो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद आया। तो ये आलोचना सहन नहीं करता था, असहमति बर्दाश्त नहीं करता था और उन गतिविधियों को भी दबाना चाहता था जो इनके शासन, इनके सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। बाकी सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए। उनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटक, गीतों में व्यक्ति उन बातों पर नियंत्रण लगाना जिनमें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते हैं। चूँकि रूढ़िवादी लोग हैं तो इन सब चीज़ों से इनको प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृतियाँ जो थी उदारवादियों को लगातार प्रेरित करती रहती थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्थाओं के जो आलोचक थे, उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। आलोचक मतलब जो रूढ़िवादी परंपराओं के क्या थे, विरोधी थे। यानी कि रूढ़िवादी लोगों के कारण एक बहुत बड़ा क्रिएशन हुआ कि इन्होंने नेपोलियन के उदारवाद को तो हरा दिया, उदारवाद को तो ख़त्म करना चाहा, पर रूढ़िवादी जो लोग थे वे क्या चाहते थे कि भैया हमें आलोचना ना मिले, हमें असहमति ना मिले, हमारे ऊपर को सवाल ना उठाएं। पर जो उदारवादी लोग थे उन्हें क्या चाहिए थी, भैया प्रेस की आज़ादी, कुछ तो दो कि हम कुछ तो करें जिससे आपकी आलोचना हो। ठीक है, अब ये क्या दिख रहा है आपको इस इमेज में? इस इमेज में बहुत सारे चिंतकों का एक क्लब दिख रहा है। चिंतक मतलब जो बोलना चाहते हैं पर इनको बोलने से रोका गया है। ये पट्टियाँ दिख रही है, ये संकेत दिखाती है कि इस शासन ने जो 1815 के बाद आया था रूढ़िवादी शासन, इन्होंने लोगों के मुंह पे किस तरह से पट्टियाँ बांध दी थी। अब ऐसा नहीं कि पट्टी बांध दी थी कि सबको जा के पट्टी बांधी, सेंसरशिप लगा दी, बोलने पर पाबंदी लगा दी, आलोचना नहीं करने दे रहे थे, आलोचना करते जेल में डाल देते थे। तो इनको जानबूझकर चुप रहना पड़ता था। ठीक है, इन्हें बोला गया चिंतकों का क्लब। ये एक व्यंग्य चित्र है। व्यंग्य चित्र मतलब ताने दे रहे हैं सरकार को। अब क्रांतिकारी 1815 के बाद के वर्षों में जो दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को क्या कर दिया गया भैया, अंडरग्राउंड कर दिया गया। किसको? उदारवादी राष्ट्रवादियों। और बहुत सारे यूरोपियन राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर गए, क्योंकि खुली छूट तो थी नहीं, तो गुप्त संगठन बना लिए इन लोगों ने। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना, जिसमें वीना कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिस कारण से साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना भी कि भैया हम स्वतंत्र होंगे, मुक्त होंगे और संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जुसेप्पी मैत्सिनी। व्हाट इज़ जुसेप्पी मैत्सिनी? उसका जन्म 1805 में हुआ था, जेनेवा में हुआ था, और कार्बोनरी नाम की गुप्त संगठन का सदस्य बना। 26 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। उसके पश्चात उसने क्या किया, भूमिगत संगठनों की स्थापना कर दी। पहला था मार्सेई में यंग इटली, बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग इटली की स्थापना की किसने? जुसेप्पी मैत्सिनी ने। और दूसरा बना बर्न में यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले क्या थे? युवा। जैसे हमारे अभी जेनजी, जो एक समान योजना, एक समान सोच रखते हैं। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। यानी ईश्वर भी चाहता है कि मनुष्य किस भाग में बटे? प्राकृतिक इकाई, यानी खुद में स्वतंत्र हो। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पाबंदी में नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही एक उद्देश्य था। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिस्टम रहा जो आज हमने पढ़ा है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रांतिकारियों का युग, जो कि भाग 3 में रहेगा। और इस चैप्टर के बाद, इस टॉपिक के बाद जो हम अगला वीडियो डालने वाले हैं, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, जिसके बाद ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। आप लोग तीनों वीडियो को एक बार देखकर फिर से रिवाइज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।